नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी घटाने की पीआईएल पर केंद्र का विरोध। केंद्र बोला कोर्ट का दखल संविधान के खिलाफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, सुनवाई 9 जनवरी को। दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सख्त आपत्ति जताई है। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने कहा कि अगर कोर्ट इस मामले में कोई आदेश देती है तो ये विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल होगा और संविधान के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी से जुड़े फैसले जीएसटी काउंसिल की तय प्रक्रिया से होते हैं, जिन्हें कोर्ट के जरिए नहीं बदला जा सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की खराब हवा को देखते हुए आम लोगों के लिए एयर प्यूरिफायर सस्ते होने चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। मुंबई कांग्रेस ने बीएमसी को बताया भ्रष्ट महायुति कॉरपोरेशन। सड़कों, पानी और ट्रैफिक व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव पर सबकी नजर। मुंबई कांग्रेस ने शुक्रवार को बीएमसी के खिलाफ एक चार्जशीट जारी करते हुए उस पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक नाकामी और पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी नगर निगम होने के बावजूद बीएमसी पिछले 3 साल से ज्यादा समय से बिना चुनी हुई बॉडी के चल रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पूरी तरह खत्म हो गई है। चार्जशीट में टेंडर प्रक्रिया, विकास कार्यों और सार्वजनिक धन के खर्च में गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत खराब है, पानी और ड्रेनेज की दिक्कतें हैं और चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस ने इन आरोपों को स्वतंत्र जांच करने की मांग की है। पुणे एमकॉर्प चुनाव से पहले एनसीपी की 2 गुटों में हलचल। अजीत पवार की अलग चुनाव रणनीति और घड़ी चिन्ह की वापसी चर्चा में। शरद पवार फिलहाल एमवीए में कांग्रेस और ठाकरे के साथ, राज ठाकरे से दूरी। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी के 2 गुट चुनाव से पहले सियासी हलचल में हैं। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग खत्म हो गई है। अजीत पवार, जिन्होंने 2023 में अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, अब अपने गुट की ताकत अलग चुनाव में देखना चाहते हैं। शरद पवार फिलहाल एमवीए में कांग्रेस और ठाकरे के साथ हैं, लेकिन राज ठाकरे और एमएनएस के साथ काम करने पर कोई फैसला नहीं है। अजीत पवार का घड़ी चिन्ह वापसी का संकेत भी चर्चा में है, जिससे दोनों गुटों के फिर से मिल जाने की अटकलें बढ़ चुकी हैं। H1B वीजा अपॉइंटमेंट में देरी पर भारत ने अमेरिका से उठाया मुद्दा। MEA बोला कई भारतीय लंबे समय से फंसे, परिवारों को हो रही परेशानी। अमेरिका ने H1B वीजा नियम और फीस दोनों सख्त कर दी। H1B वीजा अपॉइंटमेंट में हो रही देरी और परेशानियों को लेकर भारत सरकार ने अमेरिका से मुद्दा उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस समस्या को लेकर भारतीय अधिकारी अमेरिकी पक्ष के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल और रीशेड्यूल ना हो पाने की वजह से कई भारतीय लंबे समय से फंसे हुए हैं, जिससे उनके परिवार और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। जायसवाल ने माना कि वीजा देना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार होता है, लेकिन भारत ने अपनी चिंताएं वॉशिंगटन और नई दिल्ली दोनों जगहों पर रखी है। अमेरिका ने 15 दिसंबर से H1B और H4 वीजा के लिए जांच प्रक्रिया और सख्त कर दी है, जिसका असर दुनिया भर के आवेदकों पर पड़ चुका है। भारत ने बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनावों का किया समर्थन। 17 साल बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान की वापसी। 12 फरवरी को बांग्लादेश में होंगे आम चुनाव, अवामी लीग पर होगी रोक। बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कुछ तनाव देखने को मिल रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करता है। उन्होंने साफ कहा कि पूरे घटनाक्रम को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये बयान बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर आया। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। खास बात यह है कि इस चुनाव में अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है, जिससे सियासी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। तिरुवनंतपुरम में 45 साल बाद सीपीएम की हार, बीजेपी का मेयर वीवी राजेश को 51 वोट, निर्दलियों का मिला समर्थन। पीएम मोदी बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुक्रवार को बीजेपी नेता वीवी राजेश ने मेयर पद की शपथ ली। ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि 45 साल बाद सीपीएम का कब्जा नगर निगम से खत्म हुआ है।
मेयर बनने के बाद राजेश ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर चलेंगे और शहर के सभी 101 वार्डों में बराबर विकास होगा। 100 सदस्यीय सदन में राजेश को 51 वोट मिले, जबकि सीपीएम और कांग्रेस उम्मीदवार पीछे रह गए। ये जीत बीजेपी को निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से मिली। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि सीपीएम और कांग्रेस ने शहर को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। पीएम मोदी ने इसे बीजेपी के लिए ऐतिहासिक मोड़ बताया। कांग्रेस ने पीएमओ पर घोटाले और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। नवनीत सहगल पर यूपी योजनाओं में 112 करोड़ रुपए का घोटाला। प्रसार भारती का अध्यक्ष बनने के बावजूद सहगल के खिलाफ जांच नहीं, सस्पेंस बढ़ा। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ देश की सबसे ताकतवर संस्था होने के बावजूद संदिग्ध लोगों के हाथ में चल रहा है। ये आरोप प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष नवनीत सहगल की अचानक इस्तीफे के बाद उठे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सहगल और उनके सहयोगियों ने यूपी में ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं में 112 करोड़ रुपए का घोटाला किया। सहगल के बेटों की कंपनियां में फंड डाइवर्ट किए गए, बावजूद इसके उन्हें प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया। खेड़ा ने कहा कि पीएमओ एक पारदर्शी संस्था नहीं है। देश के पीएमओ में क्या चल रहा है, पीएमओ से चलने वाले ऐप में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, इस ऐप में किसके परिवार के लोग शामिल हैं, बॉलीवुड और देश विदेश के कितने उद्योगपति इसमें शामिल हैं, जल्द ही हम इसका खुलासा करने वाले हैं। उन्नाव रेप केस मामले में दोषी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित होने के बाद शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में उन्नाव रेप पीड़िता की मां, महिला अधिकार कार्यकर्ता और कई सामाजिक संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी बेटी ने बहुत दर्द और तकलीफ झेली है और इस फैसले से उनका भरोसा टूट गया है। उन्होंने कहा कि पहले न्याय मिला था, लेकिन अब आरोपी को बेल दे दी गई। उन्होंने साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी क्योंकि उन्हें वहां न्याय की उम्मीद है। हालांकि कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहने और धमकी ना देने की शर्त पर बेल दी है, लेकिन पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सजा होने के कारण वो फिलहाल जेल में ही रहेगा। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या, भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा, अल्पसंख्यकों पर हमले गंभीर मामला, दोषियों को सजा देने की भारत ने की मांग। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा बेहद चिंता की बात है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद करता है। ढाका यूनिवर्सिटी में एंटी इंडिया नारों के साथ बड़ा प्रदर्शन। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में बढ़ा तनाव। मधुर कैंटीन में तोड़फोड़, हिंसा प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। राजधानी ढाका में शुक्रवार की नमाज के बाद ढाका यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ, जहां एंटी इंडिया नारे लगाए गए। ये जुलूस इनकलाब मंचों के नेता शरीफ उस्मान हादी के समर्थकों ने निकाला। हादी की इस महीने हत्या के बाद से देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आई एम हादी के नारे लगाए और हत्यारों को फांसी देने की मांग की। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि हत्यारे भारत भाग गए हैं, हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच ढाका यूनिवर्सिटी के मशहूर मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ भी की गई, जबकि हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क चुकी है और अखबार के प्रथम आलो के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।